वो लड़की बहुत कम उम्र की थी। उसको कहाँ पर लेकर जा रहे थे मुझे नहीं पता था, लेकिन वो बुरी तरीके से चिल्ला रही थी। ऐसे रो रही थी कि जैसे उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मैं उस वक्त उनके घर से बाहर जा रही थी। जब मैंने आवाज़ सुनी, आवाज़ इस कदर तेज़ आ रही थी कि उसे सुनकर मेरे कदम भी रुक गए थे। मैंने कहा, ये सब क्या है? ये किसकी आवाज़ है? कौन है ये जो इस तरीके से चिल्ला रहा है? थोड़ी देर के बाद वो लड़की बाहर आ गई। मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गई। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी थी और कम उम्र की भी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा डर था। मैंने कहा कि क्या हुआ तुम्हें? तो वो नहीं बोली, लेकिन मेरी दोस्त ने कहा कि इतने चोरी की है और तुम्हें तो पता है ना कि चोरी की यहाँ पर क्या सज़ा है। दुबई और सऊदी अरब में कौन सा कानून है, ये तो तुम अच्छे तरीके से जानती हो। मुझे मेरी सहेली ने बताया जिसके पास मैं आई थी। दरअसल हम दोनों पहले पाकिस्तान में ही रहते थे, लेकिन हम दोनों बहुत ज़्यादा अमीर थे और उसके पापा का यहाँ पर कारोबार नहीं चल रहा था, तो बाहर के देश आ गए थे और उसने यहाँ पर आकर शादी कर ली थी, जबकि उसके बाबा इस दुनिया से चले गए थे। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, शादी के खिलाफ थी, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। उसकी शादी को 10 साल हो गए और अब मैं भी यहाँ पर आ गई थी। उसने कहा कि उसके पति का एक छोटा भाई है जिसके साथ वो मेरी शादी करवा देगी। मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो उसने कहा कि तुम लड़के को देख लो, अगर तुम्हें पसंद आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो बेशक मत करना। मैं बस इसी तरीके से आ गई थी कि मेरी दोस्त है, चलो आ जाती हूँ। इसी तरीके से ये सारी जगह भी देख लूंगी, थोड़े दिन अच्छे गुजर जाएंगे। शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने कहा कि किस चीज़ की चोरी की है इन्होंने, तो उसने कहा कि कुछ खाने पीने की चीज़ चोरी करी है। मैंने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो, खाने पीने की चीज़ों के बदले में इसे सज़ा दी जाएगी? तो उसने कहा कि यहाँ पर तो ऐसे ही होता है, सज़ा दी जाती है। मैंने कहा कि इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये सज़ा बहुत ज़्यादा दी जाती है, यानी कि लोगों के हाथ काट दिए जाते हैं। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ हर दूसरे इंसान के साथ सब कुछ किया जाता है? जब सज़ा इतनी ज़्यादा ख़राब रखी जाती है तो कोई इस तरीके का काम करता ही नहीं है। मैंने कहा कि फिर उसने क्यों किया है? अब उसके साथ क्या होगा? तो उसने कहा कि अब हम जा रहे हैं, इसको पुलिस के हवाले कर कर आएंगे। हम लोग गाड़ी में बैठकर चल दिए थे। वो भी पीछे बैठी थी। वह भी रो ही रही थी, पूरे तरीके से चिल्ला रही थी। मेरी दोस्त ने उसे कहा कि रोना बंद करो, जो किया है वो भरना तो पड़ेगा। इसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? किसने कहा कि मैं बहुत मजबूर थी? मैं मजबूर नहीं होती तो मैं ये नहीं करती। मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम कितनी जालिम हो गई हो, यहाँ पर जाकर इधर के लोगों की तरह हो गई थी, आराम से बात नहीं कर सकती हो। वो छोटी सी लड़की तो है। उसने कहा कि हाँ, ये छोटी सी लड़की है और इसने चोरी की है। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है। मेरी सहेली का उसमें कसूर नहीं था। वो अपना गुस्सा दूसरों पर ही निकाला करती थी। वो शुरू से ही बहुत अच्छी इंसान थी। उसके पास सब कुछ अलग था, पैसा, घर। उसकी माँ तो दुनिया में नहीं थी। उसके बाबा उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, उस पर बहुत ज़्यादा खर्च करते थे। उसके बाबा उस दुनिया से चले गए थे, दुख भी उसने बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन जब उसकी शादी हुई और पहले औलाद हुई, यानी कि उसकी बेटी, तो 2 साल के बाद उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया और उन लोगों ने पैसे भी दे दिए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने आपकी बेटी को एक फला जगह पर रख दिया है, वहाँ से जाकर अपनी बेटी को उठा लो। पर वो बच्ची वहाँ पर नहीं थी। 2 साल की बच्ची माँ से बिछड़ गई थी और तब से मेरी सहेली ऐसी ही हो गई थी। अभी जिंदगी के कुछ साल उसने ऐसे ही बंद कमरे में गुजार दिए थे। फिर अल्लाह ने उसे औलाद दी और एक बेटा और एक बेटी। लेकिन उससे उसका गम नहीं भरा, क्योंकि उसकी वह पहली औलाद थी जिसे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। लेकिन फिर भी बाकी दोनों औलादों के लिए उसने अपने आप को संभाल लिया और आप ही दुनिया में चलने पड़ने लगी, क्योंकि उसका पति बहुत ज़्यादा अमीर था और इसलिए उसके काम भी बहुत ज़्यादा होते थे और इतना वक्त नहीं दे सकता था बच्चों को संभालना, घर को संभालना, बच्चों की चीज़ देना, उनकी पढ़ाई को देखना, उनका ख्याल रखना, सब कुछ उसी का काम था। मैं जब से यहाँ पर आई थी मैंने उसके पति को नहीं देखा था। मुझे लगा कि वह यहाँ से कहीं और गया है, तो उसने कहा नहीं, इसी शहर में रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। उसने एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया हुआ है, कभी कभी घर पर ही नहीं आता है। मैंने कहा तुम्हें ये सब कुछ अजीब सा नहीं लगता है? हमारे पाकिस्तान में तो जिंदगी इस तरह की नहीं है। उसने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और एक कीमती चीज़ है जो एक दफ़ा जाती है और दोबारा वापस नहीं आती है, और वे वक्त हमेशा इंसान के वक्त के ही पैसे होते हैं, मेहनत के नहीं। कुछ लोग मेहनत करके भी पैसे नहीं कमा पाते हैं, इसलिए वक्त को अपनी अहमियत हासिल और यहाँ पर सब कुछ हासिल करना होता है तो वक्त ही देना पड़ता है। मेरी सहेली बहुत अजीब सी हो गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही है जो वहाँ पर मेरे साथ रहती थी। उसके भी कुछ ख्वाब थे, कुछ जज्बात थे, लेकिन जब से उसने अपनी औलाद को खोया था तो वो ऐसी ही हो गई थी।
मुझे तो उस लड़के के लिए बहुत अफसोस हो रहा था। मैं उसके साथ ही सब कुछ कैसे होने दे सकती थी। मेरी सहेली ने कहा कि हम एक और दोस्त के यहाँ पर जा रहे हैं, जहाँ पर उसने हमारे लिए खाना बना कर रखा है, लेकिन वहाँ भी जाने में 1.5 घंटा लगेगा। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इसलिए मैं कुछ अपने लिए लेने जा रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम भी बता दो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है, मैं बस 1 घंटा इंतजार कर लूंगी। उसने गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया और खुद किसी मॉल जैसी जगह पर चली गई थी। उसने कहा कि वह अपने लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है, उसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा, इसलिए तुम यहीं पर बैठना। मैं वैसे भी जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे और कुछ करना था। मैंने पलट कर उस लड़की की तरफ देखा। मैंने कहा कि निकल जाओ यहाँ से, भाग कर चली जाओ, वरना तो ये लोग तुम्हें स्टेशन छोड़ देंगे। उसने कहा कि मैं नहीं जा सकती हूँ। मैंने कहा कि तुमने चोरी क्यों की थी? तो कहने लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। दरअसल गलती मेरी है, इन लोगों ने मेरे लिए खाना रखा था लेकिन मेरा काम नहीं हुआ था, और जब तक काम नहीं होता है तब तक खाना नहीं खा सकते, और मैंने खाना नहीं खाया, और दूसरे नौकर ने वो खाना खाकर उठाकर कूड़े में फेंक दिया। उसे लगा कि मैंने खाना खा लिया, वो मेरा हिस्सा था, और उसके बाद मुझे भूख लग गई। मैं बिना खाना लेकर घर नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे घर खाना लेकर जाना था, और इसलिए मैंने चोरी की थी, और इन लोगों ने मुझे देख लिया और ये सब हो गया। मैंने कहा जो कुछ भी हुआ है अब तुम वापस चली जाओ, मैं दरवाज़ा खोल दूंगी और तुम निकल जाना। उसने कहा कि मैं नहीं निकल सकती हूँ, मुझे फिर भी तो काम करना है। मैंने कहा कि ये लोग तुम्हें काम करने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से निकल जाओ। उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा कि निकलती हो या नहीं। मैं पलटकर पीछे से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ, उसको बाहर धक्का दे ही दूंगी, फिर ये उठकर भाग जाएगी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, बल्कि एक अजीब सा सायरन बजने लगा। मेरी दोस्त 5 मिनट बाद वापस आ गई। उसने कहा कि क्या कर रही हो? मैंने कहा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है? उसने कहा कि मैं पिछले दरवाजे पर सायरन लगा कर गई थी ताकि ये उठकर भाग न जाए, इसलिए इसने शायद कूदने की कोशिश की होगी। वह गुस्से से उस लड़की की तरफ देखने लगी। मैंने कहा कि नहीं, उसने कूदने की कोशिश नहीं की है, वो दरअसल मैं अपनी तरफ से निकलना चाहती थी, तो मुझे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, इसलिए मैं वहाँ से खोलने की कोशिश कर रही थी, तो शायद इसी वजह से सायरन बज गया था। वो मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखने लगी। उसने कहा कि तुम क्यों बाहर निकलना चाहती थी? मैंने कहा कि मुझे भी भूख लगी है। तो उसने कहा कि जब मैं जा रही थी तब तक तुमने मुझे नहीं बताया, और तुम्हें भूख भी नहीं लग रही थी, अब लग रही है, खाने की खुशबू आ रही है ना, तो तुम मेरे लिए भी कुछ लेकर आ जाओ। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आ जाती हूँ। जब वो वापस आई तो उसने मुझे एक अजीब सी नज़रों से देखा और कहा कि ये पाकिस्तानी वाली अकल यहाँ पर यूज़ मत करो। यहाँ पर पहले आप बात सोचते हैं और दूसरे बंदे को पहले ही पता चल जाती है। अभी आपके मुंह से बात निकली भी नहीं होती है और फिर से तरीके की बातें करने लगी। उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। मैंने सोचा कि ये लड़की बाहर क्यों नहीं गई। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसको बाहर निकल जाना चाहिए था। मैंने कहा कि चलो, मैं दोबारा इस तरीके का माहौल बना लूँगी। मैंने कहा कि तुम जूस लेकर आई हो, पानी नहीं लेकर आई हो। उसने कहा कि यहाँ पर सैंडविच के साथ जूस ही मिलता है। मैंने कहा कि मुझे प्यास लगी है, और मेरी प्यास जो मुझसे पूछने वाली नहीं है। तुम एक काम करो, गाड़ी आगे कहीं पर रोक दो, मेरे लिए एक पानी लेकर आ जाओ। मुझे तो पता नहीं है कि यहाँ पर ये चीज़ें कैसे लेते हैं। मैं चाहती थी कि मेरी दोस्त फिर से गाड़ी से बाहर निकल जाए और इस दफ़ा मैं उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती, लेकिन शायद मेरी दोस्त को मुझ पर शक हो गया था, इसलिए वह मेरी बातों में आ नहीं रही थी और उसने कोई और ही बात कर दी। उसने कहा कि बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। वह मुझे मशीन के पास एक ले गई और उसने कहा कि यहाँ पर पैसे डालो, खुद ही पानी की बोतल निकल कर आ जाएगी। मैंने कहा कि उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से आज मैं एक मासूम बच्चे की जान नहीं बचा रही हूँ। मैंने उसमें पैसे डाले तो खुद ही मशीन से पानी की बोतल निकल कर बाहर आ गई थी। उसने कहा कि देखो, तुम्हें मिल गया ना, तुम्हें तुम्हारा पानी। अब हम फिर से रास्ते पर थे। मैं पलट कर उस लड़की की तरफ देख रही थी। उस लड़की को भाग जाना चाहिए था। तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। मैं थोड़ी देर के बाद मुझे फ़ोन की आवाज़ आई। मेरी सहेली को उसके पति की कॉल थी। वैसे तो वो कॉल करता ही नहीं था। उसने कॉल सुनी तो वह कॉल सुनने के लिए बाहर निकल गई। वापस आई तो उसकी हालत कुछ अजीब सी थी। उसने कहा कि हम पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन सामने ही था और मैं यही सोच रही थी कि अब बस इस लड़की को वहाँ पर भेज देंगे, पता नहीं इसके साथ क्या होगा। लेकिन उसने कहा कि हम पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हैं, हम एक शेख के घर जा रहे हैं जो एक मेरे पति का दोस्त है। मैंने कहा कि वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? उसने कहा कि वह एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ही अमीर है, उस लड़की को उसके हवाले कर देंगे और वही फैसला करेगा इस मामले का, और उसी को पता है कि क्या करना है क्या नहीं। मैंने कहा कि तुम अपने घर में काम करने वाली लड़की को चोरी करने के चक्कर में पुलिस के हवाले कर रही थी और अब इस लड़की को शेख के पास लेकर जा रही हो। तो उसने कहा कि आपस लेकर जा रहे हैं ताकि कोई फ़ायदा तो हो। मैंने कहा कि क्या तुम लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए सब हरकतें करते हो? तो उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर क्या क्या होता है, और ये लड़की वहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगी। तुम ही तो कह रही थी कि सब पुलिस स्टेशन मत लेकर जाओ, इसके साथ बुरा ना करो।
लेकिन वहाँ लेकर जा रहे हैं। अब तुम वहाँ पर भी मसला है। मैंने कहा कि कुछ अनजान मौत से भी बुरे होते हैं, तुम उसे वहाँ पर भी मत लेकर जाओ। उसने कहा कि तुम्हारा अपना दिमाग बहुत उलझा हुआ है, पहले तुम सोचो, और वैसे भी मैं तुम्हारी सोच समझ नहीं लेने वाली हूँ। यहाँ पर सिर्फ मेरे ही दिल की बात मानी नहीं जाती है, बल्कि मेरे पति का हुक्म चलता है। जो पैसे भरता है वो काम भी उसी का चलता है। उसने मेरे लिए सब कुछ किया है। मैं यहाँ पर रानियों की तरह रहती हूँ, तो बदले में मुझे उसकी हर बात माननी पड़ती है। मैं तुमसे क्यों पूछ रही हूँ? जो मेरा पति कहेगा वही होगा। मेरी सहेली की हालत बिल्कुल अजीब सी थी। जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। वहाँ पर तो एक शेख बैठा था और एक 8 साल की लड़की भी बैठी थी। वहाँ पर एक और बच्ची भी थी जो छोटी सी थी, बहुत मासूम सी थी। मेरी सहेली का पति बीमार पर मौजूद था। वह अपनी बीवी को लेकर एक तरफ को चला गया था और ये लड़की उस छोटी बच्ची को गले लगा कर बैठ गई थी। मैंने कहा कि ये कहना है, तो उसने कहा कि ये मेरी बहन है, इसी के लिए तो मैंने चोरी करी थी। ये घर में भूखी होती है, इसी वजह से मैं इसके लिए खाना लेकर जाती थी। मैंने उसके रहने के लिए थोड़ी सी जगह भी ली हुई है, ये वहीं पर रहती है। बेचारी खेल नहीं पाती, बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि आप दोनों ही इस दुनिया में अकेले हैं और मैं इसके लिए सब कुछ करती हूँ। मैंने कहा कि तुम कितनी अच्छी हो, और दिल में सोचा कि तुम्हारी किस्मत कितनी बुरी थी कि तुम यहाँ पर आ गई हो, और पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। वो अपनी बहन से पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इन लोगों के पास कैसे आ गई हो। उस लड़की ने मुझे बताया कि मैं शेख के घर में भी काम करती हूँ, लेकिन इसको मेरी बहन के बारे में कैसे पता चला, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कि यहाँ पर कैसे आई, तो उसने कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि यहाँ पर क्या कर रही है, उसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मेरी सहेली वापस आई तो उसकी हालत कुछ अजीब सी थी। ऐसा लगता था कि जैसे वह रोकर आई हो। उसे और उसका पति एक अजीब सी शक्ल बनाकर खड़ा था, जिसके चेहरे पर अजीब सी शर्मिंदगी और दरिंदगी नजर आ रही थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला था। उन्होंने आपस में अपनी जुबान में कोई बात करी और उसके बाद शेख ने कहा कि सारे मामले को हम देख लेंगे। आपके जज्बातों होकर पुलिस को कॉल कर दी थी, इसी वजह से ये मामला पुलिस के हाथ में चला गया था। लेकिन यहाँ हम देख लेंगे कि क्या करना है। आप इन दोनों बच्चों को यहाँ से लेकर जा सकते हो। मैं आराम से थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक तो ये शेख था और ऊपर से जवान लड़कियां, और मैं इस इलाके में इस तरह की बातें सुनी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था मैं समझने से पीछे थी। मैंने अपनी सहेली का हाथ पकड़ा और कहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो उसने मेरा हाथ दबा दिया और कहा कि बस तुम मेरा साथ दो, मेरा साथ देने की कोशिश करो। मैं बड़ी परेशान हूँ और आज मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मैंने कहा कि हुआ क्या है? उसने कहा कि बस ये मत पूछो मुझे क्या हुआ है। तुम्हारा यहाँ पर आना इसलिए लिखा था कि तुम मुझे हिम्मत दे सको, और मुझे हिम्मत दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो अजीब बुत बने तरीके से खड़ी थी कि पलक भी झपकेगी तो उसकी जान निकल जाएगी। उसकी आंख में आंसू थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो रहा क्या है। यहाँ पर शेख ने मेरी सहेली के पति के साथ हाथ मिलाया और हम वहाँ से वापस अपनी सहेली के घर पर आ गए थे। जब घर पर आए तो उस छोटी 8 साल की बच्ची को गले लगाकर मैं बुरी तरीके से रोने लगी थी। वह पीछे हटने लगी थी और वह लड़की भी आराम से थी कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मुझे उसके पति ने एक ऐसी बात बताई कि मैं भी हैरान रह गई थी। उसने कहा हमारी एक बेटी थी जो 8 साल पहले अगवा हो गई थी। हमें मिलने से पहले ही गुम हो गई थी। हमने उसे बहुत ज़्यादा तलाश किया था, लेकिन वो हमें नहीं मिली थी। हमें लगा था कि वो उस दुनिया से ही चली गई है। उसकी याद में हम बहुत तड़पे थे, फिर आगे बढ़ गए थे। हमने 2 बच्चे और पैदा कर लिए और अपनी ज़िंदगी को किसी तरीके से जीने लगे थे, लेकिन वो हमेशा हमारे दिल में रहती थी। दरअसल ये वही लड़की है जो इस काम करने वाली लड़की को मिली थी और ये उसको पाल रही थी, इसलिए ये हमारे घर पर काम करती थी। तुम्हारी सहेली बहुत दुख में थी, बहुत ही डिप्रेशन में थी और अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से हमने फैसला किया कि हम माया का नाम नहीं देंगे। माया इसकी पहली बेटी का नाम था। हमने घर की सारी तस्वीरें भी हटा दी थी और उसका जिक्र भी नहीं करते थे। तभी उसको भी पता नहीं चला कि इस घर की बच्ची है। वो बचा रहे थे और इसी के लिए खाना चोरी कर रही थी, और हमने इसको इस गुनाह में पकड़कर पुलिस के हवाले करने का इरादा कर लिया था, जबकि हमारी बेटी का पेट भरने के लिए सब कुछ कर रही थी। जब उस लड़की से पूछा तो उसने कहा कि मुझे ये बच्ची बड़ी बुरी हालत में मिली थी, इसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं उस वक्त सड़कों पर भीख मांगा करती थी और फिर ये मेरे साथ हो गई थी, तो मैं और मेहनत करी और किसी तरीके से अपने कदमों पर खड़ी हो गई थी और फिर मैंने इसका ख्याल रखने लगी थी। ये बहुत प्यारी थी, बहुत डरी हुई थी, इतनी छोटी थी कि इसे किसी का भी नहीं पता था कि इसका बाप कौन है और इसकी माँ कौन है, इसलिए मैं उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर मैं इसी के लिए मेहनत करने लगी और हमने मिलकर ज़िंदगी को इसी तरीके से गुजारा था और ये पिछले 8 साल से मेरे साथ है। मैं इसी के लिए खाना लेकर जाया करती थी और सबको यही कहती थी कि मेरी बहन है, जबकि मेरी बहन नहीं है। मैं अपने हिस्से का खाना भी इसी के लिए लेकर जाती थी। मुझे इसे पालने के लिए बहुत ज़्यादा मसले हुए थे,
ये बहुत ज़्यादा बीमार थी, लेकिन मैं इसका बहुत ज़्यादा प्यार से ख्याल रखती थी। इसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी जो इस दुनिया में बच गई थी, वरना शायद ये ऐसे पहले ही चले जाती। मेरी दोस्त की आंखों में फिर से आंसू आ रहे थे। उनके पास इतनी दौलत थी कि वे अपनी बेटी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनको पता भी नहीं था कि उनकी बेटी कहाँ पर थी। मेरी दोस्त ने उसके गले पर लगाकर ऐसे पकड़ लिया कि जैसे आज दुनिया जहाँ के सारे आंसू उसी की आंखों में आ गए हैं। वो बच्ची भी हैरान थी और उससे दूर दूर हो रही थी। जबकि मेरी दोस्त ने कहा कि मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो वो हैरान रह गई थी। वो भी अपनी माँ को देख रही थी। शायद उस लड़की ने उसे ये नहीं कहा था कि उसकी माँ है, वो उसकी माँ लगती ही नहीं थी। यही कहा होगा कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। और उसने जब आज अपनी माँ को देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उन दोनों को देखकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। उसका पति भी बहुत अलग सा था। सिर्फ माँ की मोहब्बत को ही हमेशा कहा जाता है, जबकि माँ की मोहब्बत भी एक अपनी जगह पर बहुत अजीब मोहब्बत होती है। ये वही आदमी है जिसने अपनी बेटी को हर जगह तलाश किया था। लोगों को कहा होगा कि मेरी बेटी को तलाश करो, आते जाते भी देखता रहा होगा। जबकि किसी लड़की को देखा होगा सड़क पर तो यही सोचता होगा कि कहीं मेरी बेटी तो नहीं है। माँ बाप के लिए उनके औलाद का हो जाना एक बहुत बड़ी सज़ा है। मेरी सहेली भी हैरान थी, वो बच्ची भी लड़की भी, लेकिन सबसे ज़्यादा तो हर थी मैं ये सब समझ रही थी कि इस लड़की को ये शेख के पास भेज देगा, क्योंकि इसमें उनके घर पर चोरी की है और बदले में इनको कुछ पैसे मिल जाएंगे। दरअसल मामला यहाँ पर ये था कि हमें एक दूसरे के बारे में इन्हीं तरीके से मसले थे। मुझे लगता था कि यहाँ पर ये सब कुछ आम है, और मेरी ये दोस्त को लगता था कि पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन ही होता है, इसलिए हम उल्टी सीधी बातें सोच रहे थे। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अजीब सा दिन था। मुझे तो उस लड़की की फिक्र थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था। वह तो अपने खाने के लिए चोरी कर रही थी। अगर एक भूखा इंसान चोरी करता है तो वो चोरी नहीं होती है, बल्कि वो एक समाज के ऊपर धब्बा होता है। उसके मेरे दोस्त के पति ने बताया कि शेख ने बताया कि लड़की जो मेरे काम पर काम करती है, उसकी एक छोटी बहन भी है जो उसको कहीं से मिली थी। और ये इतनी साल पुरानी बात है, तो मेरे दिमाग में ये बात आ गई। और मैंने जब इस बात की तक जानकारी हासिल करी तो मुझे पता चला कि हमारी ही औलाद है। ये वही बच्ची है जो आज से 8 साल पहले हमसे खो गई थी। हमारी पहली औलाद हमारी बेटी है। हमारी सहेली को उसकी बेटी 8 साल के बाद मिली थी। जो पहली औलाद जिसे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, उसे तो वो छोड़ ही नहीं रही थी। उस बच्ची को शायद समझाया गया कि तुम्हारी माँ है। अब ये लोग उस बच्चे के कदमों में बैठे थे, जिसको मैं थोड़ी देर पहले सजा देने की बातें कर रहे थे। वो पीछे पीछे हट रही थी। उसने कहा कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया, वही किया है, और जो मेरा फर्ज था। ये लड़की मुझे बहुत बुरी हालत में मिली थी। इसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। ये मेरे मेरे पीछे आ रही थी। खुद भी भूखी थी, लेकिन मैंने इसे अपने पास रख लिया और मिलजुल कर हमने मेहनत करने लगे। मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी है। आपको लोगों ने भी हम दोनों का फिक्र नहीं किया। मेरी सहेली ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा उदास रहती थी, अपने आप को मारने की कोशिश भी की थी। इसलिए डॉक्टर्स ने कहा था कि इस घर में इस बच्ची का कोई भी जिक्र ना किया जाए, सारी तस्वीर भी जला दी जाए और कोई भी बात नहीं करे, ताकि मैं डिप्रेशन में ना जाऊं। माँ और बेटी को एक साथ देखकर मेरे दिल पर सुकून आ गया था। मेरी शर्मीली आंखों पर अचानक से ही जज्बात चढ़ाए थे। वो मुझे अपनी पुरानी वाली दोस्त से मिलने लगी थी। एक माँ के लिए इस दुख से बढ़कर और कोई दुख नहीं है कि उसकी औलाद लापता हो जाए। अगर उसकी औलाद इस दुनिया से चली गई है तो ये दुख भी बहुत बड़ा है, लेकिन कम से कम उसे पता तो होता है कि वो उस दुनिया से जा चुकी है। लेकिन ये बात, ये एहसास आपकी औलाद को गई न जाने कहाँ पर होगी, किस हालत में होगी, न जाने क्या कर रही होगी, उसने खाना खाया होगा या नहीं, और उसके पास होगी, उसके क्या हालात होंगे। उसके सारे सवाल इंसान को जीते जी मार देते हैं। मेरी सहेली का भी आज से फिर से नया जन्म हो गया था। अब उसके पास तीनों औलाद थी और उसने उस लड़की को भी अपने घर पर रख लिया। नौकरानी के तौर पर नहीं, बल्कि उसको अपने घर के खानदान का हिस्सा बना लिया था। मैं कुछ दिन के लिए वहीं पर रही थी, लेकिन जिस लड़के से मेरी दोस्त शादी करना चाहती थी वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं भी वापस आ गई थी। अभी भी उन लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। दुख इंसान को बेहद बदल देता है, लेकिन खुशियाँ इंसान को और अच्छा बना देती है। ये मैंने अपनी सहेली की ज़िंदगी से सीखा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि उन दोनों का आवाज़ दोनों के घर में काम करने वाली लड़की करवाई बहुत ही ज़्यादा सख्त था। जब तक वो काम नहीं कर लेती थी वो उसे खाना नहीं देती थी, और अगर वह खाना नहीं खाती थी तो खाना कूड़े में उठाकर फेंक दिया जाता था। कोई भी ऐसी वजह रही होगी ना जिसकी वजह से वो इतनी मजबूर हो गई कि उसको खाना चोरी करना पड़ा। और जब उनको पता चला कि मजबूरी में खाना चोरी कर रही है, तो जाहिर है खाना तो वही चोरी करता है जो भूखा होता है। तो उन्होंने उस पर जरा भी रहम नहीं खाया, बल्कि वो चिल्ला रही थी, बल्कि उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये लोग उन्हें पुलिस के हवाले करने जा रहे थे, लेकिन फिर ऊपर वाले ने ही मामला पार कर दिया
और ये लड़की उस तरीके से ऐसी हो गई। वो दोनों उसके कदमों में बैठकर कह रहे थे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी औलाद की जान बचाई। ये एक सच्ची कहानी है और जब ये कहानी सुनाने की है तो शायद उनका ख्याल रखना इस बात पर होगा कि उसकी एक औलाद दूर हो गई, लेकिन ये फिर भी देखे कि वो औरत किस कदर से जालिम बन गई है। फिर भी ऊपर वाले ने उसके साथ अच्छा काम किया, उसकी औलाद उसे वापस कर दी। इसमें उस औरत की कोई किस्मत नहीं थी, बल्कि उस औलाद की किस्मत थी जिसके नसीब में ऊपर वाले ने उसके माँ बाप लिख दिए थे। खैर, इस बात को काफ़ी साल हो चुके हैं और उस लड़की की शादी हो गई है और माया भी बड़ी हो गई है। जो मोहब्बत से मिलते हैं अब वो मोहब्बत उसे मिलती है और वो बहुत खुश रहती है। उसे वीडियो कॉल पर बात होती रहती है। मेरी बात की, मैंने अभी तक शादी नहीं की, शायद बिना शादी के इस दुनिया से चली जाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों।